आते समझ में आ गए? यहाँ तक चारों क्वेश्चन समझ में आ गए? इसी तरीका से आपको उस क्वेश्चन का आंसर, चारों का आंसर देने हैं, ठीक है। अगला है आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है इसका। पूर्ण वाक्य में आपके क्वेश्चन आएंगे 3 और तीनों क्वेश्चन होंगे आपके 1-1 नंबर के, ठीक है। पहले जो 4 क्वेश्चन है वो आधा नंबर के होंगे, 2 नंबर के वो आएंगे चारों क्वेश्चन। फिर आपका आएगा पूर्ण वाक्य वाले, तो पूर्ण वाक्य में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। तो उसमें क्या करना है, तो जो क्या होगा हाँ कि कहा परोपकार कथ्यते, परोपकार किसको कहा जाता है? तो परोपकार किसको कहा जाता है कि परेशान उपकार परोपकार उच्यते, दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना ही उपकार कहलाता है। सर्वेपि प्राणिनः कस्मै जीवन्ति, सभी प्राणी किस लिए जीवित रहते हैं? स्वार्थ, स्वार्थ है अपने स्वार्थ के लिए। देखिए आज का जमाना ही ऐसा है, स्वार्थ का ही है। कैसे है कि अगर कोई भी काम होगा, हमें अपना स्वार्थ है, अपना मतलब है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे की चापलूसी करना शुरू कर देते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। और अपना काम निकल जाए फिर उस सामने वाले आदमी से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कोई भी। तो क्या है, आज का जमाना ही ऐसा है। तो भाई हर इंसान किस लिए जीवित रहता है? अपने स्वार्थ के लिए जीवित रहता है। कहा विरम विद्यते, सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो श्रेष्ठ क्या है? अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरों के लिए जीवन जीना ही श्रेष्ठ है। देखिए इस संसार में हम सबको क्या करना चाहिए कि जिस आदमी को या कोई भी हो, कोई भी प्राणी है, अगर उसको हमारी जरूरत है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अच्छा अगला क्वेश्चन आता है कि इसका शीर्षक क्या है। तो शीर्षक आपको देखो कैसे लिखना है। शीर्षक कैसे लिखना है कि पहले तो गद्यांश को, पूरे गद्यांश को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और उस गद्यांश को पढ़ने के बाद में हमें यह देखना है कि ये दिया किसके मैटर में है, किस बारे में दिया हुआ है। जिस बारे में दिया होगा वही इसका क्या होगा, शीर्षक होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ परोपकार के बारे में दिया है तो शीर्षक क्या होगा इसका, परोपकार हो जाएगा। 8 नंबर का आएगा बेटा, एक ही पैसेज 8 नंबर का आएगा ये। तो बड़े बारीकी से ध्यान करना है आपको, ध्यान से पढ़ना है आपको, और ध्यान से पढ़ करके समझ करके ही और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है। अगला है अब आता है देखो भाष्य कार्य। भाष्य कार्य में समस्या आती है, जो भी 2 नंबर के आते हैं। यहाँ कभी तो कर्तपद पूछ लेता है, कभी कर्म पद पूछ लेता है, कभी सर्वनाम पद पूछ लेता है, कभी विशेषण विशेष पूछ लेता है, पर्यायवाची पूछ लेता है, विलोम शब्द पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि गावः, गाय, इति कर्तपद से क्रियापदम किम, इस कर्तपद का क्रियापद क्या है। तो गाय देखिए क्या कर रही है, गाय जो कर रही है वही इसका क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। तो गाय क्या करती है, दूध देती है, प्रेक्षन्ति, तो इसका क्रियापद क्या हो जाएगा, प्रेक्षन्ति क्रियापद हो जाएगा इसका। ते स्वजलम सर्वेभ्यः वितरन्ति, वे अपना जल सभी के लिए देते हैं। यहाँ पर जो बे, जो ते शब्द है वह किसके लिए दिया गया है? इसे सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पद क्या है? ते शब्द है वो सर्वनाम पद है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर संज्ञा पद क्या है, अर्थात जो बे शब्द है वो कौन है? बे अपना जल सभी के लिए देते हैं। तो कौन देते हैं? इस पैसेज के हिसाब से कौन देता है? मेघा, बादल देते हैं। तो मेघा इसका क्या हो जाएगा, संज्ञा पद हो जाएगा। अब यहां पूछ रहा है कि प्राण नाम इति विशेषस्य विशेष पदस्य गद्यांशे विशेषण पदम किम, कि जो प्राण नाम है इसका गद्यांश में विशेषण पद क्या है। तो देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक तो होता है आपका विशेषण और एक होता है विशेष्य। अब समस्या यहां आ जाती है कि पहले कौन सा आता है, हमें ये नहीं पता, पहले विशेषण आता है कि विशेष्य आता है। अब समझ लो कि एक तो छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है। अब दोनों को बोले कि बेटा तुम दोनों ने दौड़ लगाओगे, कौन जीतेगा? तो कौन जीतेगा, बड़ा है या छोटा? बड़ा जीतेगा। वही इसका सिद्धांत है कि इसके अंदर देखो 1, 2, 3 और 4, इसके अंदर देखो 1, 2 और 3, 2 और 3, एक चलो आधा है तो एक आधा हो जाएगा, तो कितने हो गए यहाँ 3.5, और यहाँ कितने हो गए? दोनों में बड़ा कौन सा है? विशेषण। तो विशेषण शब्द है वो हमारा 1 नंबर पर मतलब आगे आएगा। विशेषण पद कहां आएगा? आगे आएगा, और उसके पीछे आएगा वो क्या होगा? विशेष पद होगा। अब यहां पूछ रहा है वो कि प्राण नाम, इस पद विशेष पद का, जिसने पहले क्या रखा है कि प्राण नाम तो विशेष पद है, तो मतलब प्राण नाम जो दे रखा है ये हमारा
क्या है? विशेष पद, मतलब यहां पीछे वाला है तो इसके आगे वाला होगा विशेषण पद, आगे वाले तो होगा, तो आगे वाला हमें देखना है कि विशेषण पद क्या है। तो पुराना से पहले क्या दे रखा है यहां? सर्वेशाम। क्या दे रखा है? सर्वेशाम। ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरेशाम दे रखा है। हाँ, तो जो दे रखा होगा उससे पहले वही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां? अपरेशाम हो जाएगा, अपरेशाम हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि विशेषण पद और विशेषण पद कौन सा होता है, विशेष से पहले आता है कि विशेषण पहले आता है। तो दोनों देख लो बस कि उसके विशेषण के अंदर कितने शब्द हैं और विशेषण के अंदर कितने शब्द हैं। जिसके शब्द ज्यादा होंगे तो जो बड़ा होगा वो पहले अंदर आएगा। ठीक है, तो ये पहले हो गया विशेषण, तो पहला पद होगा वो क्या होगा? विशेषण होगा, और उसके बाद वाला क्या होगा? विशेषण पद होगा। अगर वो ऐसे पूछ लेता है कि अपरेशाम इति विशेषण पदस्य विशेष पदम किम, कि अपरेशाम जो विशेषण पद है इसका विशेषण पद क्या होगा, तो इसके जस्ट पीछे वाला देखना है हमें। ठीक है, अब कह रहा है वो निरर्थकम इत्यस्य गद्यांश से विलोम पदम की मस्ती। निरर्थकम का मतलब क्या होता है? निरर्थकों का मतलब होता है एक तरह से अनुपयोगी, जिसका कोई मतलब नहीं हो। इसका जो विलोम पद होगा तो क्या होगा? उपयोगी हो जाएगा, जिसका कोई लाभ होगा तो उसका क्या हो जाएगा? यहां पर दे रखा होगा कौन कोई सार्थकम। क्या हो जाएगा? सार्थकम। निरर्थकम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरर्थकम का क्या हो जाएगा? सार्थकम। ठीक है, तो इस तरीका से आपका 8 नंबर का पैसे हल हो गया। एक तो आपको इस तरीका से पैसे हल करना है। ठीक है, अब आता है दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है? और औपचारिक पत्र लेखनम। अब देखो इनमें क्या करना है हमें। और जो पत्र लेखनम जो आ रहा है आपका, इसका आपको विशेष ध्यान देना है कि जो पत्र लेखनम आएगा वो आपको पूरा पत्र लिखना है। क्या करना है? आपको पूरा उतारना है। पत्र लेखनम के अंदर जो आपका पत्र आएगा पहले तो बढ़िया तरीका से आपको पूरा अपने कॉपी में उतारना है। कॉपी में उतारने के बाद में उसी के अंदर आपको खाली जगह भरनी है। तो खाली जगह भरने के बाद आपको अंडरलाइन जरूर करनी है। अंडरलाइन नहीं करोगे तो देखो एग्जामिनर का मूड खराब हो जाता है। फिर अगर तुम अंडरलाइन कर दोगे तो क्या होगा? एग्जामिनर की सीधा फोकस जाएगा, डायरेक्ट वो यहां जाएगा। इस पर अंडरलाइन हो रही तो मतलब ये शब्द आपको भरा गया है। जैसे हम लोग कभी कभी क्या है टेस्ट वगैरह लेते हैं और तुम लोगों से इसकी कॉपी चेक करवाते हैं। ठीक है, अब उसमें दे दी हूं खाली जगह वाली, तो देखो जब अगर खाली जगह दे रखी है और उसमें अंडरलाइन दे रखी है तो कितनी जल्दी कॉपी चेक हो जाती है? हो जाती है नहीं हो जाती है? अगर वहां में तुमने खाली जगह भरी नहीं, पूरी कथा से उतार दी है, अब एग्जामिनर को क्या करना पड़ेगा? पूरा लेटर पढ़ना पड़ेगा। वो उसको क्या पूरा लेटर पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पर उसको दिक्कत आती है। इसलिए जो भी आपको पत्र, जो जितने भी मंजूस आएंगे, जितने भी खाली जगह आएंगी, वो टोटल आपको खाली जगह आपकी कॉपी के अंदर उतारनी है। तो कॉपी के अंदर उतार करके जो आप खाली शब्द भर रहे हैं उसको उसके नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करनी है। अंडरलाइन का विशेष ध्यान देना है। हाँ, तो देखियो कैसे। एक दो खाली जगह आपकी एक तो इधर आ सकती है। इधर क्या होता है? इधर होता है पत्र भेजने वाले का पता। नाम नहीं आता, पता आता है बेटा यहां। और इसके लिए आपको क्या करना है कि जब पत्र तो आएगा ही आएगा, अब उसमें एक स्थानवाचक शब्द दिया रखा होगा, स्थान दे रखा होगा, और उस स्थान के बाद में क्या दे रखा होगा? तह। 99% इसी तरीका से आएगा। आपने जितने मैंने आपको हल कराए हैं सब में आपने देखा होगा कि उसके बाद में तह शब्द लगा होगा। चाहे जयपुर तह, भरतपुर तह, अजमेर तह, जो भी होगा, किसी न किसी स्थान का नाम दे रखा होगा, उस नाम के बाद में तह शब्द जरूर दिया होगा। अगर तह शब्द दे रखा है तो समझ लो हमारी 1 नंबर की खाली जगह होगी, वो हमारी यहां आ जाएगी, पहली खाली जगह। ठीक है, आती है ऐसी खाली जगह यहां पर उसके बाद में क्या दे रखा होता है? तह शब्द दे रखा होता है। अब यहां दे रखा होगा, यहां पर क्या होगा? पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, नाम और संबंध।
जैसे हम लिखते हैं ना प्रिय मित्र, यहां पर लिख दिया प्रिय मित्र और उसका नाम सुरेश, राजीव, जो भी होगा, ठीक है। पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, मतलब जिसको हम पत्र भेज रहे हैं तो उसका नाम आएगा इधर, ठीक है, उसका नाम भी आएगा और उसके हमारा क्या संबंध है, किसको हम पत्र भेज रहे हैं, जो भी होगा उसका संबंध भी आएगा, ठीक है। जैसे प्रिय मित्र सुरेश या प्रिय पिताजी, माताजी, भाई बहन, जो भी होगा तो उसका संबंध और जो प्राप्त करने वाला है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम इधर आएगा, ठीक है। ये खाली जगह क्लियर होगी आपकी। एक खाली जगह आपकी यहां आ सकती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका आता है प्रणाम सूचक शब्द। यहां तो हो गया प्रिय मित्र राजीव या जो भी है नाम, उसका संबंध हो गया। यहां पर होता है सप्रेम नमस्ते वगैरह, जो भी होगा प्रणाम सूचक शब्द होंगे वो यहां पर आते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो एक तरीका होता है पेपर को, उसको लेटर को लिखने का। आपको क्या करना है, जैसे आप पत्र लिखोगे ना कॉपी के अंदर, तो आपको एक पेज के अंदर उसका पत्र पूरा लिखना है। ऐसा ना कि आधो पत्र तो दूसरे पेज में लिख दो और आधो पत्र दूसरे अगले पेज में लिख दिया। मानो को रहेगी चार चलन रहेगी खाली, तो चार चलन खाली रहेगी तो हम बच्चा क्या करते हैं कि आधे लेटर तो जमा कर दें पेजों में, बाकी को बच्चा को बाद दूसरे पेज में लिख देंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। कॉपी पेज चार छह खाली रहेगी तो रह जाने दो। आपको फ्रेश पेज चाहिए, इसके लिए पूरा फ्रेश पेज होना चाहिए, इसके लिए भी होना चाहिए, और एक संवाद लेखन जो आगे कराएंगे हम अभी आपको, उसके लिए भी होना चाहिए एक ही पेज में, क्योंकि एक नियमानुसार लिखा जाता है ये। और नियम इसका क्या होता है कि पहले यहां पर ये होगा और उसके हिसाब से ही उसके सामने यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आधे में से आपको यहां से स्टार्ट करना है ये प्रणाम सूचक शब्द, ठीक है। अब उसके बाद जो पत्र आपका स्टार्ट होगा वो यहां से आपने स्टार्ट किया है ना, तो आपको यहां से स्टार्ट करना है इसके हिसाब से पूरा, ठीक है। पूरा यहां से स्टार्ट करना है, यहां से करना है, यहां से इसके हिसाब से। यहां पहली लाइन है वो आपको यहां से देनी है, दूसरी लाइन है वो आपको यहां से देनी है नहीं? सही है, गलत हो गया? सही है। हाँ, तो पहली लाइन अब आपको यहां से देनी है, यहां से जो स्टार्ट होगा ना यहां से स्टार्ट करनी है। दूसरी लाइन होगी आपकी, वो आपने यहां से कहां से स्टार्ट किया है उसके नीचे से स्टार्ट करनी है। अब बीच में किसके बारे में पूछ रहा है वो, तो वो खाली जगह तो आपको अपने हिसाब से भरनी है, ठीक है। अब आती है बात इसके नीचे से, इसके जस्ट नीचे आपको यहां लिखना है। यहां क्या होता है, पत्र भेजने वाले का नाम और संबंध। जैसे हमने मित्र के लिए लिखा है तो हमने यहां तो लिख लिया प्रिय मित्र राजीव, जो भी है। देखिए यहां भी तो लिखते हैं आपका प्रिय मित्र, ठीक है ना। तो यहां पर आपको इस तरह से खाली जगह भरनी है। तो ये खाली जगह आपकी आएंगी टोटल 8। कितनी खाली जगह आएंगी? 8 खाली जगह आएंगी, 4 नंबर की है ये। पुष्पेंद्र कहां ध्यान है बेटा? हाँ, तो क्या है इसमें कितनी खाली जगह आएंगी आपकी? 8 खाली जगह आएंगी और 4 नंबर की आएंगी। तो प्रत्येक खाली जगह को आपको सोच समझ करके ही भरना है, क्योंकि इसकी एक समस्या होती है, अगर आपने एक खाली जगह गलत भर दी तो ये समझ लो वो दूसरी खाली जगह भी गलत भरनी है। 2 तो आपकी हो ही जाती है। फिर अगर आपकी 2 खाली जगह गलत हो गई तो समझ लो आपकी 4 खाली जगह गलत हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको जो आपको पहले लग रहा है कि यहाँ पर ये श्योर तरीका से आपको यहाँ पर ये भरी जाएगी, तो उसी खाली जगह को पहले उसको भरो। कोई खाली जगह समझ में नहीं आ रही तो उसको छोड़ दो, पहले उसको बाद में देख लेना। फिर लास्ट में तुम देखोगे तब वो भी आपकी अच्छी तरीका से फिट वहां हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीका से आपका ये पत्र हो जाएगा। अब आपका आता है एक चित्र आधारित वर्णन। वर्णन या वार्तालाप, ये भी आपका 4 नंबर का होगा। अब ये दोनों आएंगे अथवा में, एक चित्र वर्णन भी आएगा और एक वार्तालाप आएगा। अब देखो चित्र वर्णन में आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको 8
वाक्य बनाने होते हैं, ठीक है। मिनिमम 8 वाक्य बनाने हैं और यहां पर आपको 8 रिक्त स्थान आएंगे जिसमें आपको सुविधा हो उस काम को आप कर सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट तरीका हमारा 8 रिक्त स्थान को भरने का होता है। क्यों होता है? क्योंकि तुम लोग क्या करते हैं, जैसे चित्र दे दिया उसने, चित्र दे दिया और 8 या 10 शब्द भी दे देगा चित्र वर्णन करने के लिए। अब बामा तुम क्या करते हैं, देखो आजकल के बच्चे कितने एक्सीलेंट हैं। जैसे उसने दे दिया यहां पर एक यूएम, यूएम शब्द दे दिया, किसी से वाक्य बनाओ, तो बच्चा क्या करेगा, वाक्य बनाओ तो आवे वो नहीं। पेपर में देखेंगे कहीं यूएम से वाक्य शुरू हो रहा है क्या, पेपर में मिला के देखते हैं वो। अब पेपर में मिल जाएगा तो पेपर वाली वाक्य पूरे उतार देंगे भाई, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, काटेगा नहीं काटेगा उसको, एग्जामिनर को उसको काटना नहीं काटना है भाई। पेपर में जो दे रखा है तुम उसी चीज को क्यों लिख रहे हैं। जैसे वहां पर श्लोक आते हैं कि श्लोक लिखो, आप अपने पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। लेकिन बच्चा क्या करे, मेरे बाबा तो उतना श्लोक लेंगे बाबा पेपर में से उतार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको पहले से बता रखा है कि आपको कम से कम 6 श्लोक आपको याद करने हैं। कितने श्लोक याद करने हैं? कम से कम 6 श्लोक याद करने हैं, क्योंकि 4-5 तो पेपर में ही आएंगे, तो आपके पास बचेंगे क्या, जरूरी नहीं ना कि आपने जो याद किया है बेग भी पेपर आ जाए, उनके अलावा भी पेपर आएंगे, पेपर में आएंगे श्लोक, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें से क्या करना है आपको, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं, तो इसमें तो सीधे 8 रिक्त स्थान आएंगे और 8 ही खाली जगह आएंगी और 8 ही आपके लिए शब्द आएंगे, तो उनको बस वाक्यों के हिसाब से उनको भरते जाना है, ठीक है। अगर आपको वाक्य बनाने हैं तो वाक्य बनाने के लिए कर्ता, कारक, लकार, शब्द रूप और कारक प्रकरण वाले जो भी विभक्तियां हैं वो सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वाक्य बना देंगे कारक प्रकरण वाला और विभक्ति लगा देंगे अपने विभक्ति सिंपल तरीका से, तो वहां पर आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अगर एक वाक्य गलत हो गया तो समझ लो आपका आधा नंबर कट जाएगा। अब फिर वाक्य कैसे बनाते हैं, जैसे आ गया यहाँ यूएम आ गया तो यहां लिख देंगे यूएम गच्छत, बस बन गया वाक्य। अब यहाँ पे कौन दे देगा आधा नंबर, ये तो बताओ है, क्योंकि वहां वाक्य सही है, तुम सब जाते हैं, वाक्य बन गया। लेकिन ऐसे वाक्य नहीं बनता, वाक्य कम से कम एक लाइन का पूरी पंक्ति का होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ कि इस पर कुछ आता है। ये तो तुमको वो पूछ के लिख लेंगे, टॉयलेट करने के लिए जाओगे ना रास्ते में तो पूछ के लिख लोगे। तो वाक्य अगर आपको बनाने हैं तो इस तरह से नहीं बनाने, पूरी पंक्ति वाक्य बनाना है, ठीक है। जैसे तुम सब जैसे वाक्य बनाना है तो कैसे बनाना है, जैसे यूयम विद्यालयात गृहं गत्वा पुस्तकम पठत, इस तरीके से वाक्य बनाना है आपको। तो थोड़ा सा लगा ना, हाँ कि चलो वाक्य बना हुआ है, तो वाक्य बना हुआ है तो यहां पर आपको आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ क्या हुआ, नहीं आधा नंबर मिलेगा बेटा, इस पर भी आधा नंबर मिलेगा, आधे नंबर का ही एक वाक्य आधे नंबर का ही होता है। और वाक्य बनाने में तुम्हारे अगर बिल्कुल सही आ सकते हैं वाक्य तभी वाक्य बनाना, नहीं तो अपना सीधा खाली जगह को पकड़ लेना, उन्हीं को भर लेना, ठीक है। अच्छा अब आता है आपका 6 वाक्यों में से 4 वाक्यों का हिंदी अर्थ, 6 वाक्यों में से 4 वाक्यों का हिंदी अर्थ। अब उसमें भी एक समस्या है, बोतल कहीं बेटा खाली कर दी, अब देखिए 6 वाक्य आएंगे आपके लिए बनाने के लिए, कितने आएंगे, 6 वाक्य आएंगे। लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूं कि बेटा अपना जो चतुराई है, होशियारगिरी है बेटा, दूसरों को मत दिखाओ, एग्जामिनर को मत दिखाया करो। कुछ बच्चे होशियार होते हैं ना, होशियार मान लो, या तो होशियार मान लो को होशियार हो ज्यादा, वो एग्जामिनर जो होते हैं ना कॉपी चेक करने वाले, उनको दिखाते हो देखो सर हम कितने होशियार है, हमने 6 के 6 वाक्य बना दिए, हम होशियार है ना। हाँ तो ये अपनी होशियारगिरी भाई अपने पास ही रखनी है, हमें नहीं एग्जामिनर को नहीं दिखानी। एग्जामिनर को पता है कि तुम कितने होशियार है, पता है कि नहीं पता है, क्योंकि आपकी कॉपी तो पूरी है ना उनके पास,
भाई उनको पता है आप होशियार हैं कि नहीं है, और कैसे नंबर आ रहे हैं कैसे नंबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको अपनी होशियारीगिरी नहीं दिखानी है। क्यों नहीं दिखानी है? वाक्यों का जो अनुवाद करना है संस्कृत में, वो आपके 6 वाक्य आएंगे। 6 में से आपको 4 ही वाक्य बनाने हैं, क्योंकि मैं पूरे साल कहते कहते परेशान हो गया तुम लोगों से, लेकिन तुम लोगों ने फिर भी 6 के 6 वाक्य बना के रखे हैं पूरे पूरे। जब आपको बार बार बोला जाता है कि बेटा 6 में से आपको 4 वाक्य बनाने हैं, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि देखते हैं कि सर को तो पता चलेगा कि भाई 6 वाक्य सही गए तो सर की नजर में हम होशियार हो जाएंगे। आगे जो बच्चा बहुत होशियार है, इसकी 6 की 6 वाक्य सही है, लेकिन बेटा वो होशियार नहीं होता, ऐसे होशियार नहीं माना जाता। अगर आप 6 में से 4 वाक्य लिख दोगे तब भी आप होशियार हैं। अगर 6 में से आपने 6 में से 6 वाक्य बना दिए ना, तो वहां पर क्या है, एग्जामिनर का दिमाग फिर थोड़ा सा टेंशन में हो जाता है, क्या जी ज्यादा होशियार बन रहा है, फिर देखेगा वो कि इसके अंदर किसी भी वाक्य के अंदर गलती है क्या नहीं है। अब उन्होंने क्या दे लिया कि पहला वाक्य सही है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है तुम्हारा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 2 तो आपने पहले से पहले उड़ गए, क्योंकि 6 में से आपने 4 करने थे, आपने 6 के 6 कर दिए, 2 तो ऊपर से वो काट दिए एग्जामिनर ने, एक आपका गलत बच गया, एक आपका ये भी उड़ा दिया। अब कितने बचे? 3। अब उसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, 6 में से 3 नंबर मिले आपको। जबकि अगर आप चाहते, और हो सकता है और भी तो गलत निकल सकते हैं ना, 6 करने ना आपको, 6 वाक्य करने हैं, 4 5 6, हो सकता है आपका एक ये गलत चला गया, तो एक आपका यहां कट जाएगा, फिर क्या नंबर रहेंगे आपके साथ? 2 नंबर। और बाकी कितने सही गए आपके? देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कितने वाक्य सही गए आपके? 4। और नंबर कितने मिले आपको? 2। क्यों? आपकी चतुराई के कारण। तो हमारी जो चतुराई है बस अपने तक सीमित रखो, और चतुराई है तो अपने तक सीमित रखो। हाँ, अगर उससे हमें कुछ फायदा हो रहा है तो हम चतुराई कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ तो भाई हमारा जो कॉपी है वो दूसरों के साथ दूसरों के पास जाएगी, वो चेक करेंगे कॉपियों को, हमारी कॉपियां कैसी चेक हो रही है कैसी चेक नहीं हो रही है, हमें क्या पता। तो हमें तो अपने हिसाब से करना है, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही देना है आपको। आपको जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने में आप 4 रोटी खाते हैं, अब 4 रोटी की जरूरत है आपको तो 4 रोटी खाएंगे। अगर आप 6 रोटी खाओगे तो क्या हो जाएगा? नुकसान होगा क्या फायदा होगा? लेकिन खाया तो आपने अच्छे के लिए ना, तो भाई हेल्थ बन जाएगी, तो वो हेल्थ नहीं बनेगी वहां, और नुकसान ही हो जाएगा आपका। तो इसलिए हमारी जितनी जरूरत है वाक्यों की, उतने ही वाक्यों का हमें अनुवाद करना है, ठीक है। 4 नंबर के वाक्य आएंगे आपके, ये तो 6 में से आपको 4 ही वाक्य करने हैं। या एक अथवा में आएगा अनुच्छेद लेखनम, अनुच्छेद में देखो खाली जगह आएंगी, फिर वहां आपकी 8 खाली जगह आएंगी, एक कहानी आएगी, कोई भी कहानी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक कहानी आएगी, 8 खाली जगह आएंगी उसमें। अब 8 खाली जगह में से आपको 8 खाली जगह भरनी है, लेकिन 8 खाली जगह को छोड़ करके आप अगर वाक्य बनाओगे तो वो अच्छा है, वाक्यों को बनाते रहोगे तो वो अच्छा है, तो वाक्य बनाना आपको सबको आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन वाक्य बनाने के लिए जो कारक विभक्तियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन सी विभक्तियां आपको मोस्ट तरीका से पढ़नी है, कौन कौन सी संधि पढ़नी है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। अब देखो आपके जो क्वेश्चन आएंगे, आपके 15 क्वेश्चन आएंगे आपके आवश्यकता वाले। कल अगर लाइव वीडियो पर आए हो तो मैंने कल भी बताए थे आपको कि उसके अंदर क्या क्या चीज आएगी। जो 15 हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे हमारे 15 आएंगे, और 15 नंबर के आएंगे। 15 क्वेश्चन हमारे कितने नंबर के आएंगे? 15 नंबर के आएंगे। अब वो कहां से आएंगे उनको एक बात समझ लो, उनके लिए उन 15 नंबरों में से 15 नंबर लाने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है कि एक तो क्या पढ़ना है, पाठ का हिंदी अनुवाद, ठीक है, पूरे पाठ का तो हिंदी अनुवाद, सभी पाठों का हिंदी अनुवाद पढ़ना है 1 से 10 तक। अब इसके लिए क्या करना है आपको, जो पास सबके पास है ना, तो उसमें से आपको क्या करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में दे रखे हैं, ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दे रखे हैं प्रत्येक पाठ के अंत में, ठीक है ना। प्रत्येक पाठ के अंत में आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे आवश्यकता वाले, तो वो आपको टोटल पढ़ने हैं, ठीक है ना।
हाँ टोटल पढ़ने हैं आपको 10 पाठ के हैं, कोई दिक्कत ना, एक एक मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में एक एक पाठ हो जाएगा क्लियर। अब 2 दिन की तो बात है, आज और कल की, बस 2 दिन तो कर रहा ही कर लो, कोई बात ना, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है, एक बार रिपीट कर लो, क्योंकि आपको किताब तो आपकी पहले से रटी हुई पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, रटी तो पड़ी है, लेकिन हमें एक बार फिर से पूरी किताब पढ़नी है दोबारा से। तो एक बार पढ़ लोगे अब तो आपको दोबारा से फिर तरोताजा हो जाएगी, आपकी पूरी कंप्लीट बुक हो जाएगी आपकी एक ही दिन के अंदर। तो देखिए अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, पाठों का निर्माण पढ़ना है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो दे रखे हैं 500 के अंदर वो आपको पढ़ने हैं। अब एक पढ़ना है आपको पाठ परिचय, पाठ परिचय पढ़ना है। जैसे आप पाठ का आप हिंदी अनुवाद पढ़ोगे ना, तो हिंदी अनुवाद से ऊपर दे रखा है पाठ परिचय, तो प्रत्येक पाठ का आपको पाठ परिचय पढ़ना है। उसमें से आपको क्या याद करना है कि एक तो पूछता है वो कवि, ये कौन सा कवि है, या इसके रचयिता, पाठ के रचयिता कौन है, एक तो ये पूछ लेता है, बात नहीं बेटा, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या पूछता है वो, ग्रंथ, ग्रंथ पूछेगा कि यह पाठ है वो कहां से लिया गया है, ये पाठ है वो कहां से लिया गया है, ठीक है ना। जैसे स्वच्छ पर्यावरणम, ये पाठ है, ये कहां से लिया गया है, लसन लतिका से, लसन लतिका जो ग्रंथ है वहां से लिया गया है। तो इसी तरीके से वो किसी भी पाठ के बारे में पूछ सकता है कि कौन सा पाठ है वो कहां से लिया गया है, ठीक है। अच्छा अगला बात, ये 2 चीज आपको याद हो गई, मतलब ये आपको पढ़ना है किताब में से, ये तो किताब वाला मैटर हो गया, किताब में से बस यही आएगा और कुछ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पाठों का हिंदी अनुवाद, किसी भी पाठ का में से वो बना करके कहीं से पूछ सकते हैं वो, तो प्रत्येक पाठ का हिंदी अनुवाद केवल याद करना है आपको। दूसरा आपको क्या याद करना है कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो दे रखे हैं पाठ के अंत में वो आपको याद करने हैं। उसके बाद आपको जो पाठ परिचय दे रखा है वो पढ़ना है, उसमें से आपको क्या याद करना है, तो कवि याद करना है और उस ग्रंथ याद करना है कि कौन से ग्रंथ में से ये पाठ लिया गया है, ये चीज होगी आपकी क्लियर, ठीक है। अच्छा अब आपका आता है, देखो यहां पर पूछेगा वो इसमें से संधि, समास, प्रत्यय, संधि समास प्रत्यय और उपसर्ग, बस ये चीज पूछता जाता रहे। संधि पूछ लेगा कि जैसा तो संधि का उदाहरण है, इस तरीके से पूछ लेगा, या वो पूछ लेगा इस पद में कौन सी संधि है, इस संधि का नाम पूछ लेगा वो, या संधि का विच्छेद पूछ लेगा कि इसमें से शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है, ये से पूछ सकता है वो। समास भी पूछ सकता है कि इस पद में कौन सा समास है, ठीक है ना। प्रत्यय पूछ सकता है कि कोई भी शब्द मिलकर के दे देगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, वो आपको बना करके लिखना है। या उपसर्ग पूछ लेगा कि इस उपसर्ग युक्त पूछ लेगा वो आपको कि इस शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे आता है निष्काम, अब इसमें पूछ लेगा आपको कि उपसर्ग कौन सा है, यहां पर दे देगा वो निस, दूसरा दे देगा निस, तीसरा दे देगा निस पूरा, और एक दे देगा निस। अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, सेकंड नंबर का, ठीक है ना। तो इस तरीके से वापस पूछ सकता है कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। 15 आपके जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लियर हो गए, बस यही आएगा 15 क्वेश्चनों में जो आएंगे वो। अब इसके बाद आती है हमारी संधियां। संधियां देखो आपको मैं मोस्ट बता देता हूं, आज कल आपकी फिर क्लास होगी और कल क्लास रहेगी आपकी 10:30 बजे से, पहले मत आना कोई भी, आराम से खा पी करके आना, 10:30 बजे से क्लास चलेगी आपकी 12:30 बजे तक, ठीक है। कल दोबारा से क्लास चलेगी आपकी 10:30 से 12:30 बजे तक। तो आज मैं आपको जो मैटर दे रहा हूं ना, उस मैटर को आपको घर जाके बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है, और जो समस्या है आपकी उन समस्याओं को लिख करके लाना है। बात नहीं बेटा, बात नहीं। अब आती है आपकी देखो संधि, संधि आएंगी आपकी 4 संधि आएंगी और 4 नंबर की आएंगी, और संधियों के साथ में आपको संधि का विच्छेद या विच्छेद की संधि करके उसका नाम भी लिखना है, ठीक है ना। ऐसा मत कर देना कि कोई बच्चा नाम नहीं लिख के है संधि का, उसका नाम भी लिखना है। अब उसमें मोस्ट संधियां कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं कि एक संधि तो आपकी आएगी पहले तो व्यंजन, देखो ध्यान तो सभी पर देना है, ऐसा मत कर देना कि आप ध्यान नहीं दें। लेकिन मोस्ट संधियां कौन कौन सी है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि एक तो आपको पढ़नी है जसत्व संधि, सबसे मोस्ट तो आपकी ये संधि रहती है,
जसत संधि सबसे मोस्ट रहती है, ये तो जसत पढ़नी है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी शुचित्व और शुटत्व। बस ये संधि आपको व्यंजन संधि में ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा एग्जाम्पल याद करने हैं, वो केवल इन 3 संधियों को याद करने हैं आपको, ठीक है। और पढ़नी तो वैसे आपको सब है, टोटल लेके उन पर ध्यान कम दे लेना। ज्यादातर मोस्ट आती हैं अब तक के जो बोर्ड के पेपर में जो आ चुकी है संधियां, वो सिर्फ व्यंजन संधि में से आती हैं। तो केवल जसत संधि, शुचित्व संधि और शुटत्व संधि सिर्फ इन तीनों में से आती हैं। और इसके बोर्ड के पेपर में भी जहां तक आएंगी 99% वो इन्हीं में से आएंगे, तीनों में से। इनमें से 2 एग्जाम्पल आएंगे आपके लिए, 3 संधियां हैं, 2 एग्जाम्पल आएंगे, जिसमें जसत तो 101% आनी ही आनी है। जसत संधि का उदाहरण तो आना ही आना है, ठीक है। अब आपकी आती है दूसरे नंबर पर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपकी 4 संधियां हैं। तो सबसे मोस्ट संधि है वो आपकी होती है उत्त संधि। उत्त विसर्ग संधि रहती है सबसे मोस्ट नंबर 1 पर, ठीक है। उत्त विसर्ग संधि रहती है। अब उसके बाद में आती है फिर सत्व और ऋत्व, ठीक है। अब देखो ये भी आपको पढ़नी पड़े तीनों। क्यों पढ़नी है तीनों? क्योंकि ये भी 2 नंबर की आएंगी। एक तो ये उत्त विसर्ग संधि आनी ही आनी है, उसके बाद में सत्व और ऋत्व दोनों में से कोई भी एक विसर्ग संधि आ सकती है, ठीक है ना। ये आपकी संधियों के एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 संधियां हैं आपकी। केवल 6 संधियों में से आपको 4 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। 4 नंबर की संधियां हैं आपकी, ठीक है। तो इनको मोस्ट कर लेना। जितने भी आपके पास के अंदर या मैंने आपको लिखा है अलग से, वो सभी एग्जाम्पलों को पढ़ लेना, ठीक है। अब भाई संधियां क्लियर हो गई, ठीक है। संधि क्लियर होगी आपकी। अब आपका क्या चैप्टर आता है अगला? अगला चैप्टर आपका समास का। समास आपके आएंगे 3 नंबर के। 3 समास आएंगे। 3 समास में कौन कौन सा आना है? नंबर 1 पर रहता है आपका अव्ययभाव समास, ठीक है। नंबर 2 पर रहता है आपका कर्मधारय, और नंबर 3 पर होता है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये तीनों समासों पर आपको ज्यादातर फोकस करना है, ज्यादातर ध्यान देना है, वो आपको इन तीनों समासों पर देना है। और बहुब्रीहि समास में जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है सिर्फ ज्यादातर वो पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ने तो आपको ये भी है दोनों द्वंद्व और अब्दों को, इनके भी एग्जाम्पल पढ़ने हैं, लेकिन सबसे मोस्ट है वो आपको ये 3 है, ठीक है। 3 आपको मोस्ट पढ़ने हैं ये। इनमें से यात्रा आया था एक अव्ययभाव तो अगर आता ही आता है। और अव्ययभाव के अंदर 6 प्रत्यय दे रखे हैं, 6 उपसर्ग दे रखे हैं ना, अव्ययपद 6, वो 6 में से आएगा, अगला नहीं आएगा कोई भी, ठीक है ना। क्या आवाज आता मतलब? नहीं, ये तो एग्जाम उसमें पेपर में आएंगे, वो अलग से उनकी बात कर रहा हूं मैं। आवाज आता की बात नहीं कर रहा। ये तो मैं आपको पेपर के लिए बता रहा हूं, पेपर के लिए आएंगे ये। क्या समास नहीं आएंगे पेपर में? आवाज आता में आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। कहा डेस्क वर्क देना है कोई? आवाज आता में आ रहे हैं केवल? क्या बात है। नावला अलग ही कर दिया मैंने, चीजों पर ध्यान नहीं दिया कि आवाज आता में आएंगे केवल।
हाँ चलो, ये आपके समास हो गए। अब आपके आते हैं कारक प्रकरण। कारक प्रकरण कम से कम मान के चलो आप 6 नंबर का, क्योंकि 4 तो अलग ही आएंगे विभक्ति और कारक पूछने के लिए। फिर आपके लिए हिंदी में संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए आएंगे, वो अलग आएंगे। तो उनमें देखो आपको क्या करना है, विभक्ति कौन कौन सी आपको पढ़नी है, मोस्ट तरीका से यात्रा पढ़नी है, वो कौन कौन सी विभक्ति पढ़नी है। एक तो आपको पढ़नी है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। ठीक है, ये 5 विभक्ति पढ़नी है। 5 विभक्तियों के अंदर मैंने आपको जितने भी शब्द लिखाए हैं उन सभी शब्दों को याद कर लेना। ठीक है, इन्हीं में से आएगा। अगर विभक्ति कारण पूछता है वो तो इन्हीं में से पूछेगा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, बस। इनके अलावा बिल्कुल मत पढ़ना भले। ठीक है, बस इन चीजों पर ध्यान देना है आपको, 2 से लेकर के 5 तक। ये विभक्ति आपको याद करनी है कि कौन से शब्द के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आपके आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय आपके हैं, प्रत्यय वो बस आवासादों में आएंगे, वो खाली जगह में आएंगे। हाँ, प्रत्यय आपके खाली जगह में आएंगे। तो प्रत्यय आपके हैं 3 नंबर के, 3 नंबर के हैं। इसमें 1 नंबर के तो कृत प्रत्यय आपका 1 नंबर का आएगा, कृत आएगा 1 नंबर का, तदित आएगा 1 नंबर का, और स्त्री प्रत्यय आएगा 1 नंबर का। अब स्त्री प्रत्यय तो आपके 2 ही मात्र, टाप और नीप। सीधा सीधा इसके अंदर ट और प का लोप हो जाता है, आ से बचता है। इसके अंदर अंग और प का लोप हो जाता है, ई से रहती है केवल। दोनों प्रत्यय क्लियर है आपके। अब इसके अंदर कौन सा प्रत्यय आ सकता है, वो होगा आपका पहला तब्यत, अनियर, शत्रु और सानच। ये मोस्ट यात्रा आते हैं, तो यात्रा बस प्रत्यय नहीं में से आते हैं। ठीक है, पढ़ने आपको सभी है, एक बार उसका एग्जाम्पल देख लेना सभी का। ठीक है, तदित प्रत्यय के अंदर है आपका एक तो मतप, त्व और तल आया, तो कभी कभी ठग भी आ सकता है। ठीक है, ज्यादातर आपके लिए बस ये मोस्ट आते हैं, ये 3 प्रत्यय। ठीक है, और इन दोनों में से तो कोई भी एक आ जाएगा। इसी तरह से डिवाइडेशन इनका। उपसर्ग तो आपको पढ़ना है, केवल 8 उपसर्ग है। उपसर्ग तो बस एक बार देख लेना कि कौन से शब्द में क्या चीज रहता है, बस वो देखना है आपको। इनकी तो कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। शब्द रूप आपको मैंने पहले से बता रखे हैं। शब्द रूप तो भाई आपको याद करने हैं, शब्द रूप और धातु रूप। ठीक है, अब इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं थोड़ा किताब के बारे में, किताब में से क्या क्या चीज आएगी। ये तो हो गया आपकी ग्रामर का मैटर। ठीक है, देखिए किताब में से आपके आएंगे गद्य, एक गद्यांश आएगा, एक नाट्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। ये 4 नंबर के आएंगे आपके। देखो बेटा, ये 4 नंबर के आएंगे। अब इसमें आपको करना क्या, बात नहीं बेटा, बात नहीं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आवाज नहीं। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको अपवर्तक गद्यांश कराया है, सेम उसी तरीका से। देखिए इसमें क्या है, आपको शीर्षक नहीं पूछा जाएगा बस।
शीर्षक नहीं पूछा जाएगा। इसमें से गद्यांश आपके पाठ कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दूं फिर कि कौन कौन से पाठों में से कहां कहां से आ सकता है। एक दो तीन चार मतलब दो दो चार सात नौ ये 4 पार्ट है केवल आपके गद्यांश के लिए। इनमें से कोई गद्यांश आ जाएगा 4 नंबर का पक्का। लिख लो उनको, नोट कर लो, परसों आपको पता चल जाएगा पेपर में कि आज ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा। 4 पार्ट है केवल, 4 पार्टों में से ही आएगा। ठीक है, नाटांश के लिए आपको 3 पार्ट है, वो सबसे मोस्ट है। तीसरा पार्ट शिशुलालनम, इस पार्ट को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा पार्ट है आपका 6। अगला पार्ट कौन सा है? 6 पार्ट। नाटांश के लिए 2 पार्ट है, 2 पार्टों में से एक ही पार्ट कंफर्म है आपका शिशुलालनम। शिशुलालनम वाले पार्ट को आप जितने पैसे दे रखे हैं सारे पैसे खोल करके डाल दो, कैसे भी करके वो दे दे, एक अच्छी तरीके से उसका नियत याद कर लो, 4 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इनको याद कर लेना आप। और सुनो, ये जो 3 पार्ट दे रखे हैं इनमें से आपका पद्यांश आएगा, जिसके लिए आपका जो मोस्ट पार्ट रहेगा इन तीनों में से वो रहेगा आपका 5 पार्ट, ये मोस्ट रहेगा। ठीक है, 5 पार्ट है वो बिल्कुल मोस्ट रहेगा, क्योंकि बिल्कुल इजी इसके श्लोक है। ठीक है, 5 पार्ट के बिल्कुल इजी श्लोक है, 5 के और 10 के, तो आप 5 पार्ट याद कर लो। और 10 पर ध्यान दे लेना, 10 का और 5 दोनों समान है, बिल्कुल इजी पार्ट है, क्योंकि 8 पार्ट है वो आपको अटपटा लग सकता है थोड़ा सा, तो 8 पार्ट को बिल्कुल ध्यान मत दो, 8 पार्ट बिल्कुल छोड़ देना, हिंदी अर्थ मत पढ़ना, मतलब उसके श्लोकों को याद नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक पार्ट में से दोनों अथवा वाले श्लोक दे देगा, अथवा में आएंगे दोनों, अथवा में आएगा तो एक इसमें से आएगा और एक इसमें से आ सकता है, या एक इसमें से आ सकता है, 8 पार्ट को लेकर के आएगा वो, तो नहीं तो आपको ध्यान नहीं देने आता है, इस पार्ट को आप छोड़ देना। 5 और 8 पार्ट, 2 पार्ट आपको दे रखे हैं, 2 पार्टों में से आपका एक गद्यांश पक्का कन्फर्म आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कन्फर्म हो जाएगा। और देखिए एक आपका आएगा फिर अन्वय, बस छोड़ रहा हूँ थोड़ी सी देर में, 20 मिनट बाद, 20 मिनट में छोड़ रहा हूँ, तो 11 बजे छोड़ दूंगा मैं यहाँ से। हाँ, तो देखो आपको क्या करना है, अन्वय में क्या करना है, अन्वय के लिए आपको प्रत्येक श्लोक का एक तो नियत याद करना है, और वहां पर आपको 4 खाली जगह मिलेंगी, बात नहीं, 4 खाली जगह मिलेंगी, चारों खाली जगह में से आपको क्या करना है, अन्वय की पूर्ति करनी है केवल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अन्वय में आपको 4 खाली जगह भरनी है, ऊपर वाली लाइन में से 2 खाली जगह भरनी है, और नीचे वाली लाइन में से 2 खाली जगह भरनी है आपको, इस तरह से आपका अनुभव हो जाएगा। चलो हम सब कुछ को छोड़ करके अब हम पढ़ते हैं आपके प्रश्न निर्माण। कागज
ठीक है, 4 प्रश्न निर्माण आएंगे आपके, 4 नंबर के आएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, बात नहीं बेटा। देखिए प्रश्न निर्माण से हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बस इसके लिए हमें करना क्या है, सिंपल बात एक ही है कि जो किम शब्द के रूप हैं वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग के ये सारे सभी शब्द रूप हमें क्या है, याद होना चाहिए। ठीक है, अब याद होना चाहिए तो कैसे हल करने हैं वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनको हल करना है। जैसे यहां पर दे रखा है एक पहला हमारा प्रश्न निर्माण है, तस्याः द्वे नामिनी हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे आपसे कह रहा हूं यार, हाँ मैं, आप खड़े हो जाओ। आपकी समस्या आ रही है ना प्रश्न निर्माण करने में। हाँ अब देखिए तस्याः द्वे नामिनी, पहले तो ये बताओ इसका हिंदी अर्थ क्या है। उसके 2 नाम हैं, ठीक है ना। अब हिंदी में प्रश्न बनाओ, आप हिंदी में प्रश्न बनाओ, आपको यह हटाना है तो उसके 2 नाम हैं। अब आपको हिंदी में आपको 2 नाम बनाने हैं तो क्या हो जाएगा, हिंदी में प्रश्न कैसे बनेगा, हिंदी में प्रश्न कैसे बनेगा, किसके 2 नाम हैं, किसके 2 नाम हैं, यही तो बनेगा। अब हमें देखना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही है या पुल्लिंग के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमने पाठ पढ़ा है। और पाठ नहीं पढ़ा है तो अब ये देखो तस्याः शब्द लगा है, यह तस्याः शब्द होता है वो स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है, नपुंसकलिंग का है। क्योंकि देखो जो तस्य शब्द होता है, तस्य, ये तस्य आएगा तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आता है, लेकिन अगर तस्याः शब्द आ गया तो वो स्त्रीलिंग का होता है। अब ये कौन सी विभक्ति का है, तस्याः षष्ठी विभक्ति का, पंचमी और षष्ठी में दोनों समान होती है। ठीक है, तो यहां भी आपको दोनों समान मिलेंगी, तो आपको किम वाली में भी दोनों समान मिलेंगी, वहां भी दोनों समान होती हैं। तो हम तस्याः को उठा करके क्या लगा देंगे, हम यहां क्या लगा देंगे, तस्याः, बस तस्याः लगाना है और बाद में लिख लो 2 नामिनी। और 2 नामिनी लिखने के बाद में प्रश्नवाचक लगाना मत भूलना। आप कोई भी क्वेश्चन बोलो, एक जो समस्या है वो वाली क्वेश्चन बोलो आप, अभी उनको मैं देखूं तो सही हल कराऊं। यहां पर आप ऐसा करो, पार्ट 3 निकालो, पार्ट जो तीसरा पार्ट है ना लवकुश वाला, उस पार्ट के सारे जो दे रखे हैं जो प्रश्न निर्माण, उन सभी को हल कराता हूं। प्रश्न संख्या 34 पर दे रखे हैं, प्रश्न संख्या 34 पर दे रखे हैं, सभी निकालो, सभी को तो हल करा देता हूं। निकालिए, मिल गए सबको। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है तस्याः द्वे नामिनी, ये तो हमने हल करा दिया आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंहासनस्थः रामः प्रविशति, सिंहासन पर राम यहां देखिए प्रवेश करने का मतलब है ये विराजमान है, उसके लिए दे रखा है यहां। तो यहां पर जो रामः शब्द दे रखा है कौन से लिंग का है, राम कौन से लिंग का है, पुल्लिंग है। कौन सी विभक्ति लगी है इसके अंदर, रामः में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब पुल्लिंग वाला है कन्फर्म हमारा, तो हमें क्या करना है कि किम के पुल्लिंग वाले शब्दों की प्रथमा विभक्ति का एक वचन लेना है, क्योंकि ये राम शब्द की पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग में राम शब्द की प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, तो हमको राम को उठाना है वहां, और किम का प्रथम पुरुष का सॉरी प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होगा, कह, तो कह हमें वहां लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि कुशलवो, कुशलवो। अब कुशलवो जो शब्द दे रखा है वो कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, या तो प्रथमा का 2 वचन मान लो रामः रामो वाला, या द्वितीय का 2 वचन मान लो रामम रामो वाला, क्योंकि तो रामो रामो दोनों समान होते हैं। तो या तो प्रथमा का 2 वचन ले लो या द्वितीय का 2 वचन ले लो। अब किम का देख लो, अब कुशलव कौन से लिंग में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे,
पुल्लिंग में आएंगे तो कुशलभ, पुल्लिंग में आएंगे तो किम वाले शब्द भी हमें पुल्लिंग में ही देखने हैं, पुल्लिंग वाला शब्द देख रहे हैं किम का। अब कौन सा वचन देखना है हमें, तो कुशलभ वो है वो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है या प्रथम विभक्ति का द्विवचन है, दोनों सेम होते हैं। उसी प्रकार अगर यहां पर सेम है तो किम में भी दोनों सेम होते हैं। किम में देखो प्रथम विभक्ति का एक वचन पुल्लिंग में क्या होता है, कह कऊ होता है, नहीं होता है। द्वितीय विभक्ति में देखो कम कऊ होता है कि नहीं होता है, दोनों समान है, तो कौन सा भी दोनों में से लगा दो तो कऊ लग जाएगा उधर, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। अगला दे रखा है कि अनयोस्पर्श हृदय ग्राही वर्तते। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपको कराया था, कैसे कराया था उसका हिंदी अनुवाद करके, ठीक है ना, हिंदी अनुवाद करके कराया था। अब यहां पर दे रखा है कि अनयोस्पर्श हृदय ग्राही वर्तते, कि इन दोनों का स्पर्श है वो हृदय को छूने वाला है, ये तो उसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब हृदय को छूने वाला है ये शब्द हमें यहां से हटाना है, तो इसका प्रश्न पहले हमें हिंदी में बनाना है, संस्कृत में तो बनाओ, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करो पहले। तो हिंदी में क्या बनेगा कि इन दोनों का स्पर्श कैसा है, इन दोनों का स्पर्श कैसा है। अब कैसा शब्द है तो कैसे को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या कीदृशः पुल्लिंग में होता है, कीदृशी स्त्रीलिंग में होता है, कीदृशम नपुंसकलिंग में होता है। मैंने आपको तीनों शब्द लिखा रखे हैं। अब यहां पर ये कौन सी लिंग की बात हो रही है, पुल्लिंग की बात हो रही है। हृदयग्राही पुल्लिंग में आ जाएगा, पुल्लिंग में है तो हृदयग्राही हृदय को छूने वाला है, तो क्वेश्चन बन रहा है वहां कैसा है, तो हृदयग्राही को उठा दो और क्या लगा दो, कीदृशः लगा दो, लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अगला दे रखा है कि एतत् राजासनम न इति मध्यासुतम, तो यह राजा का सिंहासन है और इस पर बैठना उचित तो नहीं है। तो राजासनम राजा का सिंहासन है। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो तो यह क्या है, यह क्या है, राजा का सिंहासन है, ऐसे तो बोलेंगे यह क्या है, क्योंकि ऐसा तो कह सकते तो यह क्या है, यह क्या है, या राजा का क्या है, ऐसा नहीं बोल सकते। इसको क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि राज सिंहासन पर पूरे पर अंडरलाइन दे रखी है, राजासनम पूरे पर अंडरलाइन दे रखी है, तो यहां पर हम सीधा ये बोलेंगे यह क्या है। तो अब यह क्या है तो क्या के लिए क्या लगाएंगे हम, यहां क्या के लिए क्या लगा देंगे, किम शब्द लगा देंगे, यह राजा का सिंहासन है। अब यहां जो तो कहना सकते यह किसका सिंहासन है, क्यों ना किसका, तो क्योंकि राजा पर अंडरलाइन पूरे पर दे रखी है, तो यह क्या है ऐसा हम तो निकालेंगे, क्या के लिए क्या लगाते हैं हम, किम लगा देंगे वहां, ठीक है। अगला देखो कि अंक विवतम सिंहासनम अध्यासतम, मेरे गोद रूपी जो आसन है उस पर आप क्या करो, बैठ जाओ। तो यहां पर पूछ रहा है सिंहासनम, सिंहासन है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, किस पर बैठ जाओ, सिंहासन पर बैठ जाओ। तो अब यहां आदि शब्द दे रखा है अध्यासतम, अब आदि शब्द के आदि सिंह स्थाम, आपने सूत्र पढ़ा होगा या आपने धातु पढ़ी होंगी आदि सिंह स्थाम वाली द्वितीय विभक्ति में, कार्य प्रकरण में पढ़िए नहीं पढ़िए, जैसे अधिवसति अनुवसति शब्द बढ़े नहीं बढ़े, इन शब्दों के साथ में कौन सी विभक्ति प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का। अब द्वितीय विभक्ति का अब सिंहासन कितने हैं, यहां सिंहासन कितने हैं, एक ही तो है। अब एक ही है तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा दो, क्या होता है द्वितीय का एक वचन, क्या होता है, कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या यहां देखिए राम के संबंधित, राम से संबंधित बात हो रही है यहां, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन पुल्लिंग वाला लगाएंगे, ठीक है ना, तो कम हो जाएगा वहां। अच्छा अगला है आपका कि गुण महताम अपी शिशु जनो लालनीय भवती, तो गुणवान लोगों के लिए भी जो शिशु जन है वो लालन पालन करने योग्य होते हैं। अब यहां पर दे रखा है देखो शिशु जनो, अब वो आगे दे रखा है लालनीय, तो यहां पर उसने क्या हो गया, यहां पर हुई है उत्तर विसर्ग संधि, क्या हुई है, उत्तर विसर्ग संधि। अगर हम इसको विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, शिशु जन प्लस लालनीय, शिशु जन शब्द बनेगा, क्या बनेगा, शिशु जन। अब शिशु जन शब्द बना है तो वो भी एक वचन है। अब हम क्या करेंगे कि शिशु जन को शब्द को हटा देंगे, अब शिशु जन एक वचन है, अब एक वचन है कौन सी लिंग का है, पुल्लिंग का है। अब पुल्लिंग का है प्रथम व्यक्ति का एक वचन है, तो हम प्रथम व्यक्ति का एक वचन हम हटा देंगे वहां से, तो प्रथम व्यक्ति का एक वचन पुल्लिंग में क्या होता है, कह, कह को हम लगा देंगे, ठीक है। अच्छा अगला आपका दे रखा है कि लवकुश वंश से करता भगवान सहज दिदिति वर्तते, लवकुश के दोनों के वंश के कर्ता भगवान कौन है, सहस्र दिदिति, हजारों करोड़ों वाले अर्थात तो सूर्य हैं। अब यहां पर पूछ रहा है कि भगवान सहस्र दिदिति, भगवान सूर्य है, तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि कौन है, ये तो बनेगा, तो कौन के लिए क्या शब्द लगाते हैं हम, कह शब्द लगा देंगे, यहां पर आपका क्या लग जाएगा,
तो शब्द लग जाएगा। अच्छा, अब आता है कि लव कुशो अस्मद समान अभिजनो समृतो, कि लव कुश का हमारे समान ही कुटुंब वृत्तांत है। तो यहां पर लव कुशो राम बनाम हो, वो द्वितीय व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति बिल्ले लो, द्विवचन लगाना पड़ेगा। द्विवचन लगाकर एक और शब्द यहां पर बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्रश्नमाला हल करने हैं। और किसी की कोई समस्या होता आप बता सकते हो, और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे छोड़ा वो है। कल पर आप आओगे, कल आपको आना है नहीं आना है? वो तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक को लेकर के घुमा दो इसको, कोई भी एक जाएगा जो गरीब बच्चे। सर हमारी तो रिकॉर्डिंग ले लो, यहाँ में हमारे तो एक लेकर के घुमा दो कोई। अरे आ जाएगा, दूसरे को पकड़ा देना फिर। अब तुम बताओ, आना है कि कल नहीं आना है? आना है आपको कल? है? आराम आराम से बेटा, आराम आराम से, आराम आराम से। बड़ा बंद कर दो इसको, है क्या? हाँ, कल आपको आना है तो 10:30 बजे आना है बेटा, कल है। जल्दी मत आकर के बैठ जाना आप।